गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। आज से हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के असर्शन रीजन करेंगे। मैंने अपने 7-8 साल के टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि जब से असर्शन रीजन आया है बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे इसमें तुक्के ही मारते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते और बच्चे शिकायत भी करते हैं कि सर असर्शन रीजन समझ में नहीं आता। सही महीने में देखो तो यही असर्शन रीजन पूरे एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं। 4 नंबर मतलब 1%, क्योंकि 400 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर स्कूल की तरफ से होंगे, तो 400 का 4 नंबर 1% हुआ। 1% नंबर को आप हल्के में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत हो गए तो आप सीधा 80 से 79 पे आ जाओगे, 70 से 69 पे आ जाओगे, 90 से 89 पे आ जाओगे। अगर 4-4 नंबर के आपने सब में छोड़े, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो सीधा 20 नंबर आपके कट जाएंगे। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तुक्के भी मार सकते हैं। भाई तुक्के मार के कितने सही होंगे? 1 या 2, चलो चारों सही हो गए तो सबके सही नहीं होंगे ना। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको एक एक पॉइंट समझेंगे और आंसर देखेंगे क्या कह रहा है। आई बात समझ में? देखो पहला क्या कह रहा है, अच्छे से समझते हैं। ये कह रहा है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ठीक है, यही लिखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन क्या कह रहा है? If the HCF of two number is 5 and their product is 150, then their LCM is 130। मतलब हमें पता है कि भाई HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही है। HCF हमें कितना दिया हुआ है? देखो 5 और LCM कितना है? 30 और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 150। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो 5 3 5 जा 15 और 0 150 क्या 150 के बराबर होता है? बिल्कुल। तो मतलब मेरा पहले वाला पार्ट सही है। आई बात समझ में? अब दूसरा देखो क्या कह रहा है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, HCF प्लस LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसको चेक कर लेते हैं, LCM प्लस HCF को ऐड कर लेते हैं। तो देखो HCF कितना है? 5 प्लस LCM कितना है? 30 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 5 मतलब कितना आ रहा है? ये 35 इक्वल टू 150। क्या होता है? नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट मेरी गलत है। आई बात समझ में? तो हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन है? देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हम मतलब इस आंसर का मेरा सी ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देख लिया कितने आसानी से मैंने इसको कितने प्यार से समझ के और दिमाग लगा के और सोल्व कर दिया। बिल्कुल हमें लॉजिक पता है, फार्मूला पता है कि अच्छा यही होता है, मैंने इसको सोल्व कर दिया। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से। वीडियो को देखो तो हार्डली 2 या 3 मिनट में ये पूरा हो गया। आया? नोट डाउन कर लो जल्दी से। दूसरा देखते हैं असर्शन रीजन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। असर्शन ये है, ठीक है। असर्शन क्या लिखा हुआ है? 18,25 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम, ठीक है, कि ये कह रहा है कि 18 और 25 को प्राइम का पेयर है। रीजन क्या लिख रहा है? पेयर ऑफ को प्राइम हैज अ कॉमन फैक्टर 2। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो। आई बात समझ में? ध्यान रखना। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या इनमें 1 के सिवा कुछ कॉमन है? तो 18 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 जाएगा 2 से, फिर ये 9 3 से, और फिर ये 3 से, और यहाँ पे ये 1, और 25 किससे जाएगा? 5 से, ठीक है। ये 5 से गया तो ये 5, और यहाँ पे भी 5, और ये 1। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा असर्शन ट्रू है। अब रीजन देख लेते हैं। पेयर ऑफ को प्राइम हैज अ कॉमन फैक्टर 2, ये रीजन गलत है। आई बात समझ में? ये इसका रीजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा मेरा? कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी। आई बात समझ में? अब कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे कि हमने लिखा 5 7 9, ये कैसे हैं? को प्राइम नंबर। क्यों? इनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। आई बात समझ में? या ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। आई बात समझ में? तो को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है मैंने एग्जांपल में बता ही दिया आपको, अच्छे से नोट डाउन करना। ये असर्शन रीजन का हमारा दूसरा था। तीसरा देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। असर्शन रीजन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर।
ये कह रहा है कि भाई ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। आई बात समझ में? 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब पहला तो 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा और तीसरा कोई सा भी नंबर हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब एनी नेचुरल नंबर। तो इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। इसको ये लिखा हुआ है 3 × 5 × 7 + 7, ठीक है। इस पूरे में से क्या को मना रहा है? 7 को मना गया तो यहाँ पे क्या बचा? 3 × 5 + 1। तो यहाँ से कितना बच गया? 7 × यहाँ से देखो 5 दिया 15, 15 और 1 16। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 7 × 2 × 8 × 1। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 8 में भी तो 2 2 है। बिल्कुल सही बात है, 2 2 है। तो इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ 7 × 2 × इस 8 को 2 × 2 × 2 × 1। कितने फैक्टर मिल गए इसमें? कितने फैक्टर मिल गए? 7, 2 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 फैक्टर मिल गए। मतलब इस नंबर को 7 भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखो, 7 भी डिवाइड कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 16 भी कर रहा है। आई बात समझ? तो इतने सारे फैक्टर मिल गए, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? मतलब असर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं। अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर्स 1, मतलब उसका एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा इटसेल्फ एंड एनी अदर नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये दोनों सही है, मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर इसका हो जाएगा ए। आई बात समझ में कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो में जितनी बात बताई उसको कॉपी में कहीं पेन नोट, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें नीचे लिख लेना कि भाई क्या चीज़ सर ने इस वीडियो में बताई। आई बात समझ? नोट डाउन कर लो। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजन का। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ 11 and 17 इज 1। मतलब क्या कह रहा है कि 11 और 17 का एचसीएफ 1 है। चेक कर लेते हैं, 11 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 11 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 1 आ गया। 17 के टुकड़े कर लेते हैं, तो 17 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब हमारा एचसीएफ, ये रीजन तो सही है। अब ये क्या कह रहा है? इफ P and Q आर प्राइम नंबर देन एचसीएफ इज ऑलवेज 1। बिल्कुल सही बात है। देख लो, जैसे 2 है, प्राइम नंबर 2 ले लिया मैंने, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है हमारा? 97 है। अब देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई से भी नंबर उठाओ, कोई से भी दुनिया में कोई से भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये बात कॉपी में कहीं नोट डाउन करके लिख लेना। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने कि कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ 1 होगा और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ भी हमेशा 1 होगा। ध्यान रखना, मेरी बात को समझना। 2 या 3 कंसेक्यूटिव कुछ भी ले लो, 2 3, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। आई बात समझ में? तो मतलब हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ लिखा है ना P और Q, तो दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। आई बात समझ में? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा मेरा? E। मतलब आंसर इक्वल टू E। ए मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन मतलब है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमारे असर्शन रीजन के अब तक 4 क्वेश्चन हो गए, चारों आपने देख लिए होंगे, बहुत सिंपल से हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाँ इस तरीके से करते हैं। एक और करते हैं, फिर और देखते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। 5 नंबर का असर्शन रीजन देखेंगे। क्या कह रहा है? 7 × 13 × 11 + 11 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 हैव एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 7 × 13 × 11 + 11। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस 11 + 11 को ऐड मत कर देना भाई साहब, बोर्ड मास है तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 11, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे
7 इंटू 13 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 11 इंटू, अब ध्यान से देखना 13 पंजे 65 और 26 91 और 1 92, 13 7 91 और 1 92 92, ठीक है। तो अब 11 ऐसे ही रहा, इस 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, ये कितना आएगा भाई, ये जाएगा 92, 8 4 बारी में 12 46 46, ठीक है। अब 46 को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, 46 को मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 23, आई बात समझ में। तो कितने फैक्टर मिल गए, 1 2 3, मतलब ये वाला तो कंपोजिट नंबर है। इसको चेक करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 कॉमन लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 42 इंटू 5 और 210 प्लस नहीं है इंटू है, ठीक है, प्लस नहीं है इंटू है, और 4 तिया 12 दूनी 24 है ना, तो 24 और प्लस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ध्यान से जल्दी से, है ना, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं तुरंत, 1 मिनट। तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ रहा है 5040, कितना आ रहा है 5040 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 5041, आई बात समझ में। अब इसको चेक करते हैं कि भाई साहब ये किससे जा रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि इसके टुकड़े 5041 के टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से। तो 5041 के टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पे 5041, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से तो जा नहीं रहा है भाई, 5041 अगर करते हैं 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 13 के बाद 17 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 23 से भी नहीं जा रहा है ना, तो ये जाएगा 29 से कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो डायरेक्ट ये 71 से जाएगा, किससे जाएगा ये 71 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 71 और ये भी 71 और ये 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके फैक्टर क्या क्या मिल गए, एक तो ये 71 से जा रहा है खुद, एक ये 1 से जा रहा है और एक ये खुद इससे जा रहा है, मतलब 3 फैक्टर मिल गए। तो मतलब ये वाला भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्लियर है। तो यहाँ तक असर्शन तो मेरा ट्रू हो गया, असर्शन को मैंने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये ट्रू है। अब रीजन को चेक करते हैं, क्या कह रहा है रीजन, ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए थोड़ी सी, है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है 3 इंटू ये, तो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है, तो 12 तिया 36 इंटू 101 ये आ गया प्लस 4। अब इसको कर लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो अब आपको पता होगा 101 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान रखना ये, तो 101 इंटू 36 और 36 प्लस 4, तो कितना आ गया 3040 3640। अब इसको टुकड़े कर लेते हैं जल्दी से, ये 2 से जाएगा तो कितना आया 1820, फिर ये 2 से गया तो कितना आया 910, ठीक है 910, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको आप 13 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 2 से गया, ये 2 से गया, डायरेक्ट आप इसको 13 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। 30 प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा 70। अब 70 फिर किससे जाएगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 35, और फिर ये जाएगा 7 से, और ये 5 और ये 5 और ये 1। तो ध्यान से देखो तो इसके कितने फैक्टर मिल गए, इसके बहुत सारे फैक्टर मिल गए, मतलब ये 2 13 7 5, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, 1 तो है ही, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, मतलब ये रीजन गलत है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब इसका आंसर है सी, आंसर सी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन इसी से जनरेट हो जाएगा, ये कि इज अ कंपोजिट नंबर,
ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा, देखो तब इसका आंसर ये होगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होनी चाहिए। आई बात समझे, और वो इन दोनों में कहीं लिखा नहीं है। अच्छे से समझ में आया, मतलब इतना से चेंज ए लिखने पर नोट की जगह सिर्फ और लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन बदल गया। अच्छे से समझ में आया। तब इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तब मेरा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब तब मेरा आंसर बी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा दिए। अच्छे से देखना, ये टॉप 5 एमसीक्यू वो थे असर्शन रीजन जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे आपको करवाने चाहिए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। समझ में भी आ गया होगा। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। और इससे पहले मैंने केस स्टडी की भी वीडियो डाल रखी है, एमसीक्यू की भी वीडियो डाल रखी है, और पूरा 1 शॉट एक लेक्चर डाल रखा है, उनको भी जाके देखो। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।